हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग एक वीडियो पढ़ने वाले हैं। कॉन्साइज बायोलॉजी सेलिना क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज का पार्ट 2। ओके, तो ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म मतलब जो भी प्लांट और जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स में ये ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम लोग उनको ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था ऑर्गन सिस्टम राइज देगा ऑर्गेनिज्म को, तो हम लोगों ने ये सब पढ़ा था, है ना। और फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि दो टाइप्स के टिश्यूज, प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज भी दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज, है ना। तो मेरिस्टेमेटिक डिवाइड करते हैं, और परमानेंट डिवाइड नहीं होते हैं, है ना। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था, मतलब हम लोगों ने फिर ये पढ़ा था कि ये परमानेंट टिश्यूज भी ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज, और एक होते हैं, हाँ, तो दो तरह के प्लांट टिश्यूज हम लोग पढ़े थे। जो एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और दूसरा है परमानेंट टिश्यू, है ना। अब परमानेंट टिश्यूज भी दो में डिवाइड हो जाते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यूज भी दो में डिवाइड हो जाते हैं, एक होता है प्रोटेक्टिव टिश्यूज और दूसरा होता है सपोर्टिव टिश्यू। हम लोगों ने तीन तरह का सपोर्टिव टिश्यू पढ़ा था, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ओके, अब फिर हम लोग यहाँ पे रुक गए थे, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या होता है। ओके, complex permanent tissue or conducting tissue is also called the vascular tissue. It provides a passage for the transport of materials in the plant, xylem and phloem. अब देखो, इसमें ये बोला कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू या कि कंडक्टिंग टिश्यू, दो नाम है उनको। इन दोनों नाम को हम लोग बोलते हैं क्या? वैस्कुलर टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और कंडक्टिंग टिश्यू इज कॉल्ड द वैस्कुलर टिश्यू। हम लोग ठीक है। अब ये आप अंडरलाइन कर रहे हो। अब नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स अ पैसेज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन द प्लांट। तो प्लांट कैसे जिएगा? प्लांट तो छोड़ो, एनिमल्स भी होते हैं, वो कैसे जीते हैं? वो उनमें देखो, ब्लड आया ब्लड गया, ब्लड आया ब्लड गया, सब चीज तो होता ही रहता है ना। तो वैसे ही प्लांट में भी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स होते हैं। प्लांट में ब्लड नहीं यूज किया हुआ रहता है ना। लेकिन इसमें भी मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट होते हैं। अगर नहीं होगा ट्रांसपोर्ट, मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे प्लांट में, तो प्लांट जी नहीं पाएगा, है ना। तो वही ये ट्रांसपोर्ट करने में मदद कौन करता है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम में। ओके, तो जाइलम क्या है पढ़ते हैं, इज फॉर्म ऑफ थिक वॉल, ट्यूब्यूलर एंड ऑफन डेड सेल्स। मतलब इनका जो वॉल होता है वो थिक्ड होता है, और वो ऑफन डेड सेल्स से ही बने हुए रहते हैं। डेड से मतलब जो जिंदा नहीं, मरे हुए सेल्स से, उनसे बने हुए रहते हैं। These cells are placed end to end प्लेस किए हुए रहते हैं। The partitions, एक सेकेंड, the partitions between the cells dissolve to form long channels for the transport of water and minerals. जो भी पार्टीशन होता है ना सेल्स के बीच में,
वो क्या करता है, उसका फंक्शन क्या होगा, वो डिजॉल्व करता है, रुको मैं रीड करता हूँ, डिजॉल्व टू फॉर्म लॉन्ग चैनल्स, लॉन्ग डिजॉल्व होने के बाद वो लॉन्ग चैनल फॉर्म करता है ना, चैनल तो आप जानती ही क्या होता है, लॉन्ग चैनल, ठीक है। और उस लॉन्ग चैनल को फॉर्म करेगा तो क्या क्या फंक्शन होगा उसमें, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं, जाइलम cells are in xylem the cells are placed end to end, और second कौन सा point है, the partitions between the cells dissolve to form long channels। किस लिए long channel form करता है, for the transport of water and minerals। यहाँ तक क्लियर। अब देखो xylem टिश्यू क्या चीज का कंसिस्ट करता है, क्या चीज कंसिस्ट करता है, फर्स्ट है ब्रोंकाइट, सेकेंड है वेसल्स, थर्ड है ये जाइलम पैरेन्काइमा, और फोर्थ है जाइलम फाइबर्स। ठीक है, ये चारों मिलके जाइलम टिश्यू बनाते हैं। क्या क्या चीज मिलके जाइलम टिश्यू बनाते हैं, ट्रैकाइट्स, सेकेंड वेसल्स, ट्रैकाइट्स वेसल्स, और थर्ड है पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, और किसका का पैरेन्काइमा, जाइलम का पैरेन्काइमा, और लास्ट फोर्थ है जाइलम फाइबर्स। ये लास्ट टू में ना जाइलम जाइलम लगाना पड़ेगा आपको, आया समझ में। अब अगर पैरेन्काइमा लिख दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है जाइलम सेल्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स absorbed by the roots from the soil upward to the leaves। The water is used in preparing glucose during the photosynthesis or lost as water vapor in transpiration। अब देखो जाइलम सेल्स का क्या काम होता है, ये क्या करते हैं, ये जो भी मिनरल्स है, वाटर मिनरल्स है, वो सॉइल से रूट अब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। अब फिर जाइलम सेल्स वो जो भी रूट अब्जॉर्व किया वाटर मिनरल्स सॉइल से, वो जाइलम लीव तक पहुंचा देता है, और वही वाटर ग्लूकोज प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, और फोटोसिंथेसिस के वक्त, है ना। और या कि वो वाटर वेपर में लॉस, जैसे ट्रांसपीरेशन में वाटर वेपर लॉस हो जाता है, वाटर वेपर की तरह वो वाटर लॉस हो जाता है इन दोनों में, ठीक है। इधर और लग जाएगा, ये जरूरी नहीं है इसमें, और इसमें ऑप्शन दिया ना और, ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ तक हो गया क्लियर। तो ये क्या करेंगे, रूट से वाटर मिनरल्स, जो भी रूट ने ऑब्जॉर्व किया वाटर मिनरल्स से, वो रूट से लेके लीफ में पहुंचा रही। ओके, next, or xylem forms the wood and does not participate in the transport of food। जो भी xylem पुराना हो जाता है ना, वुड बना लेता है, और बाद में ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में मदद नहीं करता है। क्लियर। अब नेक्स्ट है फ्लोएम। देखो फ्लोएम का क्या काम है, फॉर्म ऑफ लिविंग ट्यूबुलर सेल्स विच प्रोवाइड्स अ पैसेज फॉर द डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड मैन्युफैक्चर इन द लीफ। देखो जाइलम ने तो अपना काम, देखो जाइलम ने उतना काम कर दिया, उसने लीफ तक वाटर मिनरल्स पहुंचा दिए। अब वही लीफ ने फूड बना लिया, किचन होता है प्लांट का, प्लांट का किचन क्या होता है, लीव होता है ना। तो लीव्स ने फूड प्रिपेयर किए और पूरे प्लांट के पार्ट्स में भेज दिए, है ना। अब कुछ कुछ अपवर्ड में कुछ कुछ वैसे पार्ट्स है, और कुछ कुछ पार्ट्स नीचे भी है। तो भाई अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड which is prepared by the leaf is transported by phloem। ठीक है, inch it provides a passage for the downward and upward movement of the food manufactured in the leaf। बस सिंपल सा है, जो लीफ, जो जाइलम ने लीफ तक पहुंचाया वाटर मिनरल्स, वही लीफ ने खाना बना दिया, वही खाना, वही फूड फ्लोम ने अपवर्ड और डाउनवर्ड में भेज दिया। बस ये हुआ इसका मतलब, यहाँ तक क्लियर हुआ है। ओके, अब देखो फ्लोएम
अब आपको फंक्शन तो समझ में आ गया होगा जाइलम और फ्लोएम का। अब नेक्स्ट है फ्लोएम। क्या फ्लोएम का कंपोजिशन पढ़ते हैं हम लोग। ओके, फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स, ठीक है, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम, पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। अब इसमें हर पार्ट्स के बारे में इधर नहीं बताया है, इधर बस पार्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ तक क्लियर? ओके, अब फिर से रिपीट करते हैं। हाँ, एक सेकेंड। तो सीव ट्यूब्स हुआ। सेकेंड कौन सा है? कंपेनियन सेल्स। थर्ड क्या है? फ्लोएम पैरेन्काइमा, जो जाइलम पैरेन्काइमा था। देखो लास्ट तो सेम होगा जाइलम और फ्लोएम का, पैरेन्काइमा फाइबर्स, लेकिन बस जाइलम की जगह फ्लोएम में फ्लोम लग जाएगा, ये हुआ उसका मतलब। फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। जाइलम की क्या है कंपोजिशन जाइलम टिश्यू का? बोलो। ट्रैकाइड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। और फ्लोएम का स्टीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। क्लियर यहाँ तक? अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज। तो हम लोगों ने प्लांट टिश्यूज आखिरकार कवर कर लिया। इस चैप्टर का आधा हम लोगों ने कवर कर लिया। ऐसे ये बात हम लोग को पिछले वीडियो में ही कवर कर देना चाहिए था, ओके, लेकिन थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने उसमें नहीं किया कवर। जो भी हो, लेकिन हम लोगों ने कवर कर दिया प्लांट टिश्यूज। अब सेकेंड पार्ट आ जाता है हमारे चैप्टर का, एनिमल टिश्यू। लेकिन फिर भी प्लांट टिश्यू को एक बार रिवाइज कर देते हैं, फिर ही एनिमल टिश्यूज में जंप करेंगे। एनिमल टिश्यूज इजी है, मेरे को तो प्लांट टिश्यूज ज़्यादा इजी है, ओके। देखो, रिवीजन रिवाइज कर लेते हैं। प्लांट टिश्यूज दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज इधर हो जाते हैं, तीन तरह के हो जाते हैं, ओके। एक है प्रोटेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिंग टिश्यू और कंडक्टिंग टिश्यू, ओके। अब सपोर्टिंग टिश्यू तीन तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कंडक्टिंग टिश्यूज दो तरह के हो जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट है एनिमल टिश्यूज को पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो एनिमल टिश्यूज मतलब एनिमल वो टिश्यू जो एनिमल में होते हैं, ओके। अब देखो एनिमल टिश्यूज 4 मेजर ग्रुप्स में क्लासीफाई हो जाते हैं। पहला है एपिथेलियल, जिसको हम लोग कवरिंग टिश्यू बोलते हैं, कवर करने का काम करते हैं। सेकंड है, अच्छा एक सेकेंड, हम लोगों ने एक चीज तो भूल ही गया कवर करना, ये डायग्राम हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। Tissues in woody stem. Okay, xylem rings indicate the age of stem. Uh, Here is a diagrammatic sketch of the cross section of a 3-year-old woody stem. The cambium meristematic tissues give rise to new xylem ring every year. Okay, अब देखो सबसे बीच में जो है वो पिथ है, ओके। फिर ये इधर सेकेंड, तो कैम्बियम लेयर है ना इधर, हाँ कैम्बियम लेयर। फिर ये इनर बार का आ गया, फिर आउटर बार का आ गया। आगे समझ में ये होता है। चलो अब नेक्स्ट है, एक सेकेंड, हाँ। तो अब आ जाता है एनिमल टिश्यूज में। तो देखो एनिमल टिश्यूज चार मेजर ग्रुप में, 4 मेजर ग्रुप में क्लासीफाई है। पहला क्या है? एपिथेलियल टिश्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं कवरिंग टिश्यू। सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट करने का काम होता है, तब सपोर्ट से रिलेटिव होता है, ओके, सपोर्टिव टिश्यू। थर्ड है मस्क्यूलर, मतलब कॉन्ट्राइल मूवमेंट, लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है। और फिर लास्ट फोर्थ है नर्वस टिश्यू, जो कि मैसेजेस कन्वे करने में हेल्प करता है। क्लियर यहाँ तक? अब चलो अब अच्छे से समझते हैं हम लोग। अब पहला है
आपको नाम ही से थोड़ा तो समझ में आ गया होगा, लेकिन अब आप लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म्स अ लेयर थिन प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल्स। एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं, जो भी सेल्स का जो थिन लेयर होता है लेकिन साथ ही साथ प्रोटेक्टिव लेयर होता है, वो फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। इट कवर्स द सरफेस ऑफ बॉडी and forms the lining of various body cavities and forms an internal organ। ये देखो, इसका काम है, जैसे कि हम लोग पढ़े इधर फर्स्ट, मतलब इधर 4 पॉइंट्स ना दिए हुए, एपिथेलियल में कवरिंग था, तो भाई इसमें भी लिखा हुआ है कि इनका काम होता है कि बॉडी को बॉडी का जो सरफेस है उसको कवर करना। ओके, ये काम होता है। नेक्स्ट, जो भी बॉडी कैविटीज है बॉडी में प्रेजेंट, उनको भी लाइन करता है, अंदर से एकदम लाइन कर देता है। ये हो गया काम। अब नेक्स्ट है इंटर्न, और साथ ही साथ बॉडी कैविटीज ही नहीं, इंटरनल ऑर्गन्स को भी लाइन करता है। हो गया क्लियर यहाँ तक? अब नेक्स्ट, एपिथेलियल सेल्स में बी फ्लैट, क्यूबॉइडल और कॉलमनर इन शेप। एपिथेलियल टिश्यू जो जिस सेल से बने हुए हैं वो फ्लैट होते हैं। एक तो फ्लैट होते फ्लैट सरफेस, जैसे कि स्क्वामस का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, और एक होते हैं क्यूबॉइडल, क्यूब्स की तरह ना। अब फिर लास्ट है कॉलमनर, ठीक है, सिलिएटेड भी होते हैं। ओके, यहाँ तक हम लोग कर लिए हैं क्लियर। अब चलो जो भी टाइप्स है एपिथेलियल टिश्यू के वो पढ़ लेते हैं, कि पहले रिवाइज कर लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, क्या फंक्शन है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट फॉर्म्स a thin protective layer of cells। ये हो गया। सेकेंड, it covers the surface of the body, cover करता है, and also lines the various body cavities and internal organs। अभी चार जो भी शेप है इनके, जो भी चार तरह के हैं एपिथेलियल टिश्यू, वो पढ़ते हैं। पहला स्क्वामस एपिथेलियम, सेकेंड है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और थर्ड है कॉलमनर एपिथेलियम, और लास्ट चौथा है सिलिएटेड एपिथेलियम। ओके, अब स्क्वामस एपिथेलियम क्या होता है? दे आर कंपोज ऑफ थिन फ्लैटेंड एंड पॉलीगोनल सेल्स। मतलब थिन सेल्स तो होते ही है, साथ ही साथ फ्लैट सेल्स होते हैं, और थर्ड है पॉलीगॉन के शेप के होते हैं। पॉलीगॉन ऑफ मैथ्स में पढ़े हैं ना, पॉलीगॉन के शेप के होते हैं। चलो किस शेप के होते हैं स्क्वामस एपिथेलियम? फ्लैट, फर्स्ट है फ्लैट, सेकंड ये थिन, पहले तो थिन बोलो, थिन, सेकेंड फ्लैटेंड, फ्लैट होते, थिन होते, फ्लैट होते, और लास्ट थर्ड है किस शेप के होते हैं? पॉलीगोनल। अब जैसे कि ये किधर प्रेजेंट है, सेल्स ऑफ दीज सेल्स आर एग्जाम्पल, सेल्स ऑफ द आउटर लेयर ऑफ द स्किन। और जो स्किन का जो आउटर लेयर होता है ना, उसमें स्क्वामस एपिथेलियम ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। These cells are usually protective, इनका काम होता है प्रोटेक्शन का, है प्रोटेक्टिव होते हैं। क्लियर यहाँ तक हो गया आपका? क्लियर। अब नेक्स्ट है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्यूब लाइक सेल्स होते हैं। एग्जाम्पल, इनर वॉल लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। किडनी ट्यूब्यूल्स का इनर वॉल का जो लाइनिंग करते हैं ना, वो कौन करते हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियम करते हैं। दीज सेल्स आर यूजुअली कंसर्न विद एब्जॉर्प्शन, उनका काम होता है एब्जॉर्ब करना। ओके, अब नेक्स्ट है, अब देखो नेक्स्ट है कॉलमनर एपिथेलियम। They are composed of vertically arranged, tall, cylindrical or column-like cells. Example, lining of stomach and intestine. These cells are secretory. Okay, तो
कॉलमनर एपिथेलियम जो होते हैं वो वर्टिकली अरेंज किए हुए रहते हैं। अब पिक्चर है ना 1.6 डायग्राम है, उसमें देखो वर्टिकली अरेंज किए हुए हैं। अब हाँ, अब नेक्स्ट है टॉल भी है साथ ही साथ और सिलेंड्रिकल शेप के हैं और यह के हम लोग बोल सकते हैं कॉलम लाइक सेल्स। अब एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक है ना, स्टोमक का इनर लाइन करते हैं वो। और लास्ट है इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, एग्जाम्पल हुआ कॉलमनर एपिथेलियम का। और ये सेल्स का काम होता है सिक्रीशन। ओके, these cells are usually secretory। ठीक है, अब नेक्स्ट है लास्ट सिलिएटेड एपिथेलियम। देखो सिलिएटेड एपिथेलियम विंड पाइप आप पढ़े होंगे क्लास 6 में। ये मेरे चैनल पे है, उसका वीडियो चेक कर लेना। उसमें भी at some places in the body, for example in the lining of the windpipe and oviduct, the columnar epithelium has developed cilia। अब देखो ये जो विंड पाइप का जो लाइनिंग होता है ना विंड पाइप में, और ओविडक्ट, देखो ओविडक्ट एक ये ये एक पार्ट होता है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों का विंड पाइप और ओविडक्ट का जो लाइन करते ऐसे कि ओविडक्ट, एक सेकेंड में बताता हूँ। जैसे कि ये है, ओके, यहाँ पे ये ओविडक्ट को इधर लाइन करते हैं, ये सेकेंड, ये जो एरिया है ना इसको लाइन करते हैं। कौन करते हैं? सिलिएटेड एपिथेलियम। ओके, इस एरिया को। क्लियर यहाँ तक? और साथ ही साथ जो विंड पाइप भी होता है उसको भी लाइन करने में लाइन करते हैं, ठीक है। तो columnar epithelium has developed cilia. Such an epithelium is called ciated epithelium. The cilia keeps lashing and move the substances in its contact. तो जो columnar epithelium होते हैं वो cilia डेवलप करते हैं, ठीक है। और यही जो एपिथेलियम है इसको हम लोग बोल देते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। तो सिलिएटेड एपिथेलियम का काम क्या होता है? फॉर लाइनिंग विंड पाइप एंड ओविडक्ट, ठीक है। ओके, ओविडक्ट के बारे में आप पढ़ोगे, अब इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट है such an epithelium is called ciliated epithelium. The cilia keeps lashing and move the substances in its contact. जो भी इसलिए विंड पाइप में प्रेजेंट रहते हैं, जो भी कचरा जाता है विंड पाइप में उसको वो मूव लैश करते रहते हैं क्योंकि बाहर चले जाए वो, ओके, जो भी उनके कांटेक्ट में आते हैं। तो कौन से 4 एपिथेलियम टिश्यूज एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं? फर्स्ट है फ्लैट, से याद रखो क्या है, स्क्वैमस। सेकंड क्यूबॉइडल, क्यूब के। और थर्ड कॉलम, से याद रखो कॉलमनर एपिथेलियम। और फोर्थ है आखिर का लास्ट जो कि सिलिएटेड एपिथेलियम। यहाँ तक क्लियर? आप सब याद करना सबका क्या फंक्शन होता है, ओके। अब जो भी डाउट है कमेंट में पूछ लेना, ओके। जो भी आपको लाइन ऐसा लग रहा है कि आपको ठीक से समझ में नहीं आया, जो भी वर्ड समझ में नहीं आए है ना, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, जवाब दे दूंगा। ये तो वो इसके 2 फोटो आ गए, अच्छा हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट है फर्स्ट टाइप हो गया एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्ट करने से कुछ जुड़ा हुआ है। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स वेरियस other tissues and organs as well as it provides support to different organs to keep them in proper position। तो क्या करते हैं कनेक्टिव टिश्यू? वो वेरियस
सपोज कोई एक टिश्यू है, ये टिश्यू हुआ, ओके, इसको एक ऑर्गन से कनेक्ट करते हैं, क्लियर। अब ठीक है, एज वेल एज इट प्रोवाइड सपोर्ट टू डिफरेंट ऑर्गन, कुछ कुछ ऑर्गन को सपोर्ट की जरूरत होती है, उनको सपोर्ट देते हैं और उनको प्रॉपर पोजीशन में रखते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज तीन तरह के, अब देखो कनेक्टिव टिश्यू का क्या फंक्शन होता है, इट कनेक्ट्स अदर वेरियस अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, ओके, यहाँ तक क्लियर। एज वेल एज इट सपोर्ट सम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड दे कीप देम इन प्रॉपर पोजीशन। अब कनेक्टिव टिश्यू भी तीन तरह के होते हैं, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, और जैसे कि बोन और कार्टिलेज जो होता है उनको बोलते हैं सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। और नेक्स्ट है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि एल्वियोलर, एडिपोज, टेंडन्स और लिगामेंट्स, ओके। ये अब लास्ट थर्ड है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि ब्लड एंड लिम्ब, उसमें फ्लूइड होता है, ठीक है। अब चलो, अब सबको पढ़ते हैं। Supportive connective tissue is consists of cartilage and bone. Cartilage और bone consist करते हैं। Cartilage का काम क्या होता है, covers the ends of the bone, जैसे कि ये एक bone हुआ, उसको cover करते हैं ends को, ठीक है, clear। And give support to certain organs such as tip of nose, nose को नोज के टिप को सपोर्ट करते हैं, एक्सटर्नल प्रोजेक्शंस ऑफ द ईयर एंड एंड विंड पाइप प्रेस, एक सेकेंड, एंड विंड पाइप प्रेस फोल्ड और ट्विस्ट योर एक्सटर्नल ईयर एंड, देखो जैसे कि अभी आपका ईयर है, ईयर को तो आप मूव कर सकते हो ना, मूव करोगे तो ऐसा ऐसा हो जाए, मतलब आप मूव कर सकते हो, ये हुआ उसका मतलब। लेकिन नोज को भी, आप नोज के भी टिप को तो ऐसा कर सकते हो, आप मूव कर सकते हो इसको, है ना। लेकिन आप अपने ये इसको क्या बोलते हैं, हाँ, आप थाई को नहीं कर सकते, थाई को, है ना। एक सेकेंड, आप जो आपका हैंड के जो मिड का बोन होता है, हैंड के मिड का, उसको आप बोन नहीं करोगे, आप ज़्यादा बोन करोगे तो टूट जाएगा, ओके। तो आपको वो बेंड मतलब, लेकिन ईयर जो होता है, ईयर के जो बोन होते हैं ना, थोड़े से वीक होते हैं, लेकिन वो मूव हो सकते हैं क्योंकि उनमें कार्टिलेज, ओके। प्रेस फॉर ट्विस्ट योर एक्सटर्नल ईयर एंड लीव इट, जैसे आप छोड़ोगे तो फिर अपने पुराने पोजीशन में ईयर आ जाएगा, ठीक है। इट रिवर्ट्स टू इट्स नॉर्मल शेप, ओके, मुड़ा वैसा नहीं रहेगा, फिर से वो पहला जैसा आ जाएगा। यू कैन फील द सपोर्टिंग cartilage in your ears. Similarly, there is a cartilage between your two nostrils at the tip of the nose, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। The cartilage consists of a clear ground substance which consists a large number of spaces, each occupied by one or more cells। तो अब ये जैसे कि मैट्रिक्स इसमें बोल रहा है, मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स है एम्प्टी, हार्ड मैट्रिक्स नहीं रहता है इनमें, इसीलिए अगर हार्ड मैट्रिक्स रहता ना तब आप ईयर को मूव नहीं कर पाते, ओके। अब नेक्स्ट है एम्प्टी सेल, कुछ कुछ सेल पे स्पेस जो होते हैं वो एम्प्टी होते हैं। अब नेक्स्ट लैक्यूने विथ कार्टिलेज सेल्स, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट तो हम आपने पढ़ा कार्टिलेज का काम क्या होता है। It covers the ends of the bones, provides support to certain projection of ear and the tip of the uh, नहीं नहीं, हाँ, टिप ऑफ द नोज एंड विंड पाइप। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये हो गया। अब ठीक है, अब नेक्स्ट है, तो हाँ, तो क्या हुआ कार्टिलेज का काम, इट कवर करता है बोन्स के एंड को, किस चीज को सपोर्ट देता है, टिप ऑफ द नोज, प्रोजेक्शन ऑफ द ईयर, और साथ ही साथ विंड पाइप भी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। अब चलो नेक्स्ट है बोन।
Bone is the main supportive structure of vertebrates. The bone cells are embedded in a hard matrix of calcium and phosphorus salts. The matrix is deposited in the form of concentric layers around a central canal. The bone cells occupy small spaces. अब देखो, ये बोन को आप मूव नहीं कर पाओगे, लेकिन आप कार्टिलेज को कर लोगे, बोन को नहीं कर पाओगे, क्योंकि बोन में हार्ड मैट्रिक्स होते हैं। ओके, अब ये जो होते हैं बोन, ये रिच होते हैं फोस्फोरस सॉल्ट में और कैल्शियम में, फोस्फोरस सॉल्ट्स और कैल्शियम। इससे यही जितना आप कैल्शियम बढ़ाओगे उतना आपका बोन स्ट्रांग होगा, और साथ ही साथ फोस्फोरस सॉल्ट्स भी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है, द मैट्रिक्स इज अराउंड अ सेंट्रल कनाल। सेंट्रल कनाल जो होता है उसके आजू बाजू में कॉन्केंट्रिक लेयर्स के फॉर्म में मैट्रिक्स डिपॉजिट किए हुए रहते हैं, मैट्रिक्स। और बोन सेल्स जो होते हैं वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। इससे आप बोन को आप अपने हाथ का जो एकदम, एक सेकेंड, जो भी आपका हाथ है एकदम मिड, ये वाला पार्ट आप मूव नहीं कर पाओगे, है ना। आप मूव आप जितना भी कोशिश कर दो, आप मूव नहीं कर पाओगे उसको। अब भले आप जॉइंट पे मूव कर लोगे, जॉइंट पे, है ना, लेकिन आप बोन को नहीं कर पाओगे आप मूव, आया समझ में। आप कार्टिलेज को कर लोगे, बस ये हुआ इसका मतलब। ठीक है, तो बोन हो गया। अब बोन क्या होता है फिर बता दो। इट इज bones are embedded in the bone cells are embedded in hard matrix. They are rich in calcium and phosphorus salts. The matrix is deposited in the form of concentric layer around the central canal. बस इतना, बस इतना, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है इसको। ओके, अब नेक्स्ट है, ओके, अब fibrous concentric layer। ओके, एक सेकेंड, हाँ, तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू सेकेंड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। हम लोग पार्ट ही पे चल रहे, ये बात याद रखिए। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, देखो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी इनका काम क्या होता है, फॉर पैकिंग एंड बाइंडिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स को पैक करना, साथ ही साथ बाइंड भी करना, फॉर पैकिंग एंड बाइंडिंग ऑफ द ऑफ मोस्ट ऑफ द फॉर पैकिंग एंड बाइंडिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये चार तरह के होते हैं, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, टेंडन्स, और लास्ट है लाइगामेंट्स। एरियल टिश्यू का काम होता है, बाइंड्स आर एरियल टिश्यू बाइंड्स आर स्किन टू द अंडरलाइंग टिश्यू। जो भी स्किन है उसके नीचे जो भी टिश्यू है उसको बाइंड करते हैं एक साथ। बाइंड्स आर, ऐसे देखो डायग्राम से समझा देता हूँ, ये स्किन है, इसके जो भी टिश्यू है इसको बाइंड करते हैं। ओके, बाइंड द स्किन अंडरलाइंग टिश्यू। ओके, नेक्स्ट है एरुलर टिश्यू। एरुलर टिश्यू आ जाता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में। ओके, एरुलर टिश्यू बाइंड द स्किन टू द, ओके, हाँ, तो एरुलर टिश्यू हम लोगों ने कर लिया डिस्कस। ओके, अब नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का काम होता है, कंटेन्स salts, contains cells, with the fat globules. Okay, adipose tissue cells, वो सेल्स कंटेन करते हैं जो फैट से भरे हुए थे, फैट ग्लोब्यूल्स से। क्लियर। अब नेक्स्ट है टेंडन्स। टेंडन्स क्या होता है, दे कनेक्ट मसल्स टू बोन्स। मसल और बोन को कनेक्ट करते हैं जॉइंट्स पे। ठीक है,
ये रिच होते हैं वाइट फाइबर्स में, टेंडन्स। टेंडन्स और लिगामेंट्स में कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स कनेक्ट अ बोन टू अ मसल, उल्टा। देखो टेंडन्स क्या करेगा, मसल टू बोन एट द जॉइंट, और वो रिच होता है टेंडन्स वाइट फाइबर्स। लेकिन लिगामेंट्स कनेक्ट करते हैं बोन टू अनदर बोन एट जॉइंट, और ये रिच होते हैं येलो फाइबर्स में। फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू हो गया क्लियर। अब अगर क्वेश्चन है कि बस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन बताओ, तो आप इतना लिखोगे, फॉर पैकिंग एंड बाइंडिंग वेरियस ऑर्गन्स। अब एरुलर टिश्यू का मत लिखना ठीक है, एरुलर, एडिपोज, टेंडन, लिगामेंट। अब बस ऊपर का लिखना है, जो लिखा है ना, सर्व्स फॉर पैकिंग एंड बाइंडिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स, बस वो लिख देना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब थर्ड है, एक सेकेंड, ओके। थर्ड है टूथ कनेक्टिव टिश्यू। आखिरी है कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल नहीं, पार्ट कह सकते, काइंड कह सकते हैं। अब देखो ये कंसिस्ट होते हैं ब्लड और लिम्फ के, ओके। टूथ कनेक्टिव टिश्यू तो कुछ फ्लूइड से रिलेटेड है ना, तो ब्लड और लिम्फ से कंसिस्ट किए होते हैं। A blood, the blood is composed of both liquid and cellular parts. तो जो लिक्विड पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा, सेलुलर पार्ट को बोलते हैं कॉर्प्यूसेल्स। तीन तरह के कॉर्प्यूसेल्स होते हैं, जो कि होता है रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल्स, सेकेंड है व्हाइट ब्लड कॉर्प्यूसेल्स, और थर्ड है प्लेटलेट्स। ओके क्लियर हो गया। ब्लड, ब्लड आप पढ़े होंगे पिछले क्लास में। अब नेक्स्ट है लिम्फ। लिम्फ is the fluid surrounding the body cells. Okay. It is essentially the plasma with some leukocytes or white blood cells that have oozed out of the blood capillaries. It lacks red blood cells uh, एंड ब्लड प्लेटलेट्स। लिम्फ जो होते हैं वो रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स लैक करते हैं। उनमें वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स ही, या कि सेम ही बात होता है, वाइट ब्लड सेल्स को हम लोग ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, है ना, तो वही उनमें होता है। यहाँ तक क्लियर। रेड ब्लड सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स में लैक करते हैं। नेक्स्ट है fluid connective tissue is mainly concerned with the transport of substances like glucose, amino acids, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। तो इनका काम क्या होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का, ये इनका काम होता है ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ऑक्सीजन एक्सेट्रा सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना। ओके अब देखो लिम्फ का कुछ ऐसे बता सकता हूँ, जैसे कि ये बॉडी सेल है ना, इस बॉडी सेल को ऐसे ऐसे सराउंड करेंगे, क्लियर, बचाएंगे। ओके ये हुआ ठीक है। लिम्फ क्या होता है, इट इज द फ्लूइड सराउंडिंग द बॉडी सेल्स। इट इज essentially the plasma with some leukocytes or white blood cells. Lymph lacks limbs lack red blood cells and blood platelets. Okay इनका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, और थर्ड ऑक्सीजन एक्सेट्रा। ओके हो गया क्लियर। ब्लड और लिम्फ, इस अगर ब्लड और लिम्फ क्लियर हो गया इसका मतलब कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी क्लियर हो गया। ओके अब नेक्स्ट है, लास्ट है मस्क्यूलर टिश्यू, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके अब देखो हम लोगों ने ये पूरा खत्म कर दिया, हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे मस्क्यूलर। तो हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू कर दिया खत्म, और कनेक्टिव टिश्यू भी खत्म कर दिया। अब लास्ट है मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू देखो घबराइए मत, हम लोग अंतिम में एक बार नाम सब रिवाइज कर लेंगे। ओके ओके तो बने रहिए वीडियो में। अब नेक्स्ट है मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू फॉर्म्स द मसल्स ऑफ द बॉडी। ओके ये तो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया फंक्शन।
The muscles can contract and relax. Thus, they help the body in all its movements and locomotion. Three distinct kinds of muscles are striated, unstriated and cardiac. अरे को मसल टिश्यूज का काम क्या होता है? बॉडी के जो मूवमेंट्स होते हैं और लोकोमोशन होते हैं वो हेल्प करता है बॉडी के मूवमेंट्स और लोकोमोशंस। सेकंड है वो कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प कर, मतलब मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। थर्ड है इट फॉर्म्स द मसल्स ऑफ द बॉडी। ओके, नेक्स्ट है तीन तरह के मस्कुलर टिश्यू आ जाते हैं, स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड एंड लास्ट जो आपके हार्ट में होता है कार्डियक मसल्स। स्ट्राइटेड मसल्स को समझते हैं। स्ट्राइटेड मसल्स पहले तो होते कि रहे स्केलेटल ट्रिप, अच्छा नहीं, ये ओके पढ़ते हैं हम लोग। स्ट्राइटेड मसल्स फाउंड अटैच्ड टू बोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ the will of an individual. The muscles in your arm move only when you want. For example, when you want to throw a ball, you move your arm. अच्छा, तो इसमें मतलब ये है कि ये वॉल्यूंटरी है। ओके, ये जैसे कि अभी आपको बॉल फेंकना है ना, तो आप अपना आर्म का यूज करोगे, लेकिन आप ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होगा, वो आप आपके ऊपर है, आपको मने तो आप कर रहे हो, है ना। तो आपके ऊपर है। तो ये हुआ इसका मतलब, ये वॉल्यूंटरी है, मतलब अपने आप नहीं होगा, ये आप आपके हिसाब से होगा, है ना। सम मसल्स कंस्टिट्यूट अबाउट 40% ऑफ द बॉडी वेट। कॉमन प्लेसेस टू फाइंड सच मसल्स आर आर्म, जैसे मैंने अभी बॉल का एग्जांपल, ये बॉल फेंकने का। सेकंड, लेग्स भी होता है, आपको वॉक करना है तो ये जरूरी है कि ऑटोमेटिकली आपका बॉडी वॉक करने लग जाएगा, नहीं, आपके ऊपर है, आपके चॉइस के ऊपर है, आपको वॉक करना है कि नहीं करना है। थर्ड है फेस, और फोर्थ, फेस को आपको मूव करना है, जो भी करना है, नेक, ठीक है, सब आपके ऊपर है। ओके, एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट है अनस्ट्राइटेड मसल्स। Unstricted muscles are the most under control of one's will. ये आपके ऊपर नहीं, अपने आप होंगे ये मूव, ठीक है। मूवमेंट्स लाइक पैसेज ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री canal, for example, are caused by are caused by the contraction of the unstricted muscles in the intestinal walls। तो अनचाइटेड मसल्स जो होते हैं ये ये वॉल्यूंटरी नहीं होते, इनवॉल्यूंटरी होते हैं, ठीक है। मूवमेंट लाइक जैसे कि पैसेज ऑफ फूड, पैसेज ऑफ फूड आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप होगा, ठीक है, अपने आप, इनवॉल्यूंटरी है, ठीक है। आर कॉज बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द अनस्ट्राइटेड मसल्स इन द इंटेंस क्या है, इंटेस्टिनल, है ना, वॉल्स। सच मसल्स आर कंपोज ऑफ स्लेंडर टैपरिंग सेल्स। मसल्स ऑफ द आइरिस इन द आई एंड दोज इन द यूरिनरी ब्लैडर वॉल आर ऑल्सो अनस्ट्राइटेड और स्मूथ मसल्स। तो अनस्ट्राइटेड मसल्स किधर प्रेजेंट है? जो भी आई में जो आइरिस होता है उधर, और यूरिनरी ब्लैडर। देखो यूरिन अगर आएगा तो यूरिन अपने आप आ जाएगा, है ना, उसमें आपको कुछ नहीं प्रेशर लगाना है। ओके, है ना। तो और ये आप रोक भी नहीं सकते इस प्रोसेस से, कुछ देर के लिए, फिर आप उससे ज्यादा तो नहीं रोक सकते, है ना। तो ये इनवॉल्यूंटरी हो रहा है ना, ये हुआ इसका मतलब। अब लास्ट थर्ड है कार्डियक मसल्स, फिर मस्कुलर टिश्यू खत्म हो जाएगा और फिर लास्ट बचेगा नर्वस टिश्यू, तो बहुत छोटा टॉपिक है। ओके, कार्डियक मसल्स आर ऑल्सो इनवॉल्यूंटरी बट ऑफ डिफरेंट काइंड। ये भी इनवॉल्यूंटरी होते हैं, अनस्ट्राइटेड मसल्स की तरह इनवॉल्यूंटरी होते हैं, ठीक है। these cells are striated and comparatively short, uh, unlike this unlike the others. Cardiac muscles are
ये यूजुअली मतलब ये कंपेरेटिवली शॉर्ट होते हैं और ये अनचाहते मसल्स की तरह होते हैं, तो इनवॉलेंटरी होते हैं, मतलब अपने आप वाला काम होता है उनका, मतलब जिसमें आपको खुद में प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा, अपने आप होगा। ओके, तो वो अनचाहते मसल्स की तरह होते हैं, लेकिन क्या है कि शॉर्ट होते हैं थोड़े से। और ओके, और फिर अनलाइक द अदर्स, कार्डियक मसल्स ऑफ ब्रांच, कार्डियक मसल ब्रांच दिखे हुए रहते हैं। ओके, ये भी एक डिफरेंस है। नेक्स्ट, दीज मसल्स आर फाउंड ओनली इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट, बस एक ही जगह पे ये सब मसल्स फाउंड है, जैसे जिधर हार्ट के जो वॉल्स होते हैं उधर। दे कैन कॉन्ट्रैक्ट विदाउट आउटसाइड स्टिम्युलेशन एंड नेवर गेट टायर्ड इन अ पर्सन्स लाइफ टाइम। एक समय आता है जिसमें वो तैयार हो जाते हैं, जब बहुत बुरे हो जाते हैं लोग, ताकि कुछ रीजंस के कारण, है ना, बहुत ऑयली फूड खाने से काम करने बंद, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि मैं अभी काम कर रहा हूँ, अभी मैं नहीं काम करूँगा, ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। ये थकेंगे नहीं। ओके, जब तक इनको काम करना है, जितने साल भी उम्र जी रहे हैं उतने साल तक वो काम करेंगे। ओके, वो कौन, ओके। अब नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू, लास्ट टिश्यू बचा है नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू कुछ नर्वस सिस्टम से लग रहा है ना, नर्वस सिस्टम, हाँ, करेक्ट। ओके, अब देखो इसमें क्या होता है, दिस टिश्यू इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स से बने हुए रहते हैं ये। Figure 1.12 given here shows a typical neuron or nerve cell. Okay, each nerve cell consists of a cell body called cyton. Each nerve cell जो होता है वो एक सेल बॉडी से कंसिस्ट किया हुआ होता है, इसको बोलते हैं साइटोन, विच कंटेन्स द न्यूक्लियस, उसमें साथ ही साथ न्यूक्लियस भी होता है, and one or more elongated hair-like extensions called dendrites। ये कुछ हेयर लाइक इधर है ना, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है ना, ये उसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। ओके, तो ये साइटन कंटेन करता है उसको, और या कि डेंड्रॉन्स भी बोल सकते हैं। डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन्स क्या होते हैं, दे आर द elongated, they are the elongated they are like extensions which are in the, हाँ, in the cytone। ओके, अब नेक्स्ट है, अब उनको हम लोग डेंड्राइट्स बोल देते हैं कि डेंड्रॉन्स भी बोल देते हैं। और जो साइटोन तो पूरा ही सेल बॉडी हो गया, जो भी नर्व सेल में एक सेल बॉडी होता है उसी पूरे सेल बॉडी को हम लोग साइटोन बोल देंगे, ठीक है। अब वन ऑफ दीज द एक्सॉन मे बी वेरी लॉन्ग, समटाइम्स एज लॉन्ग एज 1 मीटर, 1 मीटर तक चले जाता है। एक्सॉन्स बंडल टुगेदर एंड फॉर्म अ नर्व, जैसे कि इसमें पिक्चर है ना इधर 1.13 में, इसमें एक्सॉन जो है ये एक एक्सॉन ऐसे ऐसे मिलके एक इतना बड़ा ये नर्व बना देते हैं, नर्व। ओके, नर्व, बहुत सारे एक्सॉन मिलके ये जो ब्लैक ब्लैक लाइन से मिलके नर्व बना लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलो एनिमल टिश्यू फिर से रिवाइज कर देते हैं। देखो 4 तरह के होते हैं एनिमल टिश्यूज, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। देखो एपिथेलियल क्या होता है, एपिथेलियल में 4 होते हैं। ओके, स्क्वामस सिलिएटेड, सॉरी, हाँ, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर और सिलिएटेड। मस्कुलर में भी 3 होते हैं, स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड और कार्डियक। और नर्वस टिश्यू न्यूरॉन हो गया, ठीक है, न्यूरॉन्स होते हैं। जो भी सेल्स होते हैं नर्वस टिश्यू में, उनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। न्यूरॉन्स का डेफिनेशन आएगा तो आप बोल देना कि नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स विच आर नोन एज न्यूरॉन्स, बस हो गया। ओके, अब नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू 3 तरह के होते हैं, फाइब्रस, सपोर्टिव, अच्छा, हम लोग कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस ही करना बोलेगा, तो कनेक्टिव मतलब कनेक्टिव टिश्यू हम लोग पढ़े लेकिन टेबल में नहीं बोले हम लोग। ओके, तो कनेक्टिव टिश्यू भी 3 तरह के होते हैं, फाइब्रस, सपोर्टिव और फ्लूइड।
फाइब्रस में 4 तरह के होते हैं, एरियोलर, एडिपोस, टेंडन्स और लाइगामेंट्स, ठीक है। और सपोर्टिव टिश्यू 2 तरह के होते हैं, बोन और कार्टिलेज। और लास्ट है फ्लूइड टिश्यू। फ्लूइड टिश्यू भी 2 होते हैं, ब्लड और लिम्फ, ठीक है। तो हम लोगों ने चैप्टर खत्म कर दिया है, फर्स्ट चैप्टर, ओके। कुछ भी डाउट आया कमेंट में मैसेज कर देना है। पार्ट 2 देखो, पार्ट 1 का डाउट पार्ट 1 के ही कमेंट्स में डाल देना, पार्ट 2 वीडियो का डाउट पार्ट 2 के ही वीडियो के कमेंट्स में ही डाल देना, ओके। तो यहाँ तक हो गया। अब देखो ये वीडियो हमारा 50 मिनट से ज़्यादा का गया है, ओके। तो हाँ, तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि वो चैप्टर अच्छे से रीड कर रहे ना, है ना। और थोड़ा-सा जो भी टेबल्स है ना आपके बुक में दिए हुए, ऐसे भूले ना आप, वो एक बार पढ़ना, और टेबल आप रफ बुक में या किधर भी बना लेना, ओके। तो यहाँ तक क्लियर। अब क्वेश्चन आंसर्स इसका मैं दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, शॉर्ट्स के रूप में दे दूंगा। ऐसे कि केमिस्ट्री का भी मैं शॉर्ट्स के रूप में दिया था, इसका शॉर्ट्स के रूप में ही मैं दे दूंगा, ओके। तो यहाँ तक अगर आपका क्लियर हो गया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। चलो, अच्छा ठीक है। तो मैं अब वीडियो बंद करता हूँ, ओके। बाय, हैव अ ग्रेट डे।